अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान जंग में इस वक्त कभी खुशी और कभी गम की सूरत हाल है। ईरान ने अमेरिका को एक नई पेशकश भी दी है और इतलात के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज को खोलने और जंगबंदी के लिए एक नई तजवीज़ जो दी है उसमें जोहरी प्रोग्राम का जिक्र शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद जारी तातुल को ख़त्म करना है और मुज़ाकरात की राह को मज़ीद हमवार करना है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये पेशकश कबूल कर ली जाती है तो फिर खित्ते में कशीदगी में कमी आ सकती है। गुज़श्ता 3 दिन की अगर हम बात करें तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जुमे को पाकिस्तान पहुंचने के बाद मस्कत रवाना हुए और फिर दौरा ओमान के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान वापस लौटे। उन्होंने अहम मुलाकातें की और इस्लामाबाद से वो रशिया के लिए भी रवाना हुए। लेकिन इन अहम दौरों के दौरान अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी जहाज़ का इस्तेमाल किया। माहिरीन के मुताबिक ईरान को अभी भी इसराइल की जानिब से निशाना बनाए जाने का खदशा मौजूद है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का तैयारा इस पूरी ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल एक जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क के तैयारे पर हमला करने की जसारत नहीं करेगा। आज रूस में अब्बास इराक़ची ने रूसी सदर से अहम मुलाकात की और इस दौरान रूसी सदर का कहना था कि उन्हें ईरान की आला क़यादत का पैगाम मौसूल हुआ है और वो पूरी उम्मीद है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी रूस की हिमायत को सराहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हैं कि ईरान के साथ जंग जारी जल्द खत्म हो जाएगी और अमरीका इस पर कामयाब भी होगा। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की क़यादत काबिल एहतराम है और इस क़यादत ने अमन के क़याम में अहम अपना किरदार भी अदा किया है। लेकिन उधर पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मुक़द्दमी हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ बहुत ताउन किया है और इस वजह से पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इन सब के बावजूद लेबनान में सूरत हाल ताहाल कशीदा है, जहाँ इसराइल ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली बमबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 14 शहरी शहीद हुए हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने कार्रवाई करते हुए इसराइली अफवाज को निशाना बनाया, जिससे कशीदगी में मजीद एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और इसराइल की दाखिली सियासत में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ पर 2 साबिक वज़ीर आज़म एक नया इंतखाबी इत्तेहाद कायम करने का ऐलान कर चुके हैं और इस इत्तेहाद का मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत को यानी नेतन्याहू को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देनी है। आलमी मईशत की हम बात करें तो इस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल से बढ़ गई है, जो गुज़श्ता चंद हफ्तों की अब तक की बदतरीन सतह है, बुलंदतरीन सतह है। माहिरीन ये कहते हैं कि इस इजाफे की बड़ी वजह आबनाए हुर्मुज का मामला है, जिसके बाइस तेल की तरसील मुतासिर हो रही है और बराह रास्त पाकिस्तान पर भी असर पड़ा है, दीगर मुल्कों पर भी असर पड़ा है, जहाँ पर महंगाई में इजाफा मुतवक्के है। इस सूरत हाल के पेश नज़र स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान में शरह सूद में 1% इजाफा हुआ है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि शरह सूद 11.50% हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ये फैसला बढ़ती हुई महंगाई को काबू में रखने के लिए किया गया है। ये सारे मामलात हैं, इनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में मैं दावत दे रही हूँ मंसूर जाफर साहब, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं इन मामलात के हवाले से कि क्या पेशरफ्त सामने आ सकती है और उनकी क्या कैलकुलेशन है, क्या एनालिसिस है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर खास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अभी जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मुलाकातें भी हो रही हैं और बातचीत, सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि बातचीत कहीं पर हमें रुकती भी नज़र नहीं आती। जितने भी अंडर डिस्कशन चीज़ें हैं, चाहे वो ईरान की चीज़ें हैं या फिर अमेरिका उन पर बात कर रहा है, चाइना के साथ मुखातिब हो रहे हैं, रशिया के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी ऐसी फीलिंग एक नहीं आ रही कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि इसके ऊपर मजीद प्रोग्रेस हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त जो इराक़ी साहब के विजिट के बाद हमें एक रोलिंग इफेक्ट नज़र आता है, ख़ासतौर पर मुज़ाकराती अमल का। उसे देखते हुए सेफली ये कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार नहीं है, जो कि एक तासुर कायम किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से, मुख्तलिफ तजियाकारों की तरफ से, कि शायद मुज़ाकरात जो हैं वो 2-0 राउंड ना शुरू होने की वजह से तात्तुल का शिकार हो गए। ईरान ने इराक़ी साहब ने दौरे पर आने से पहले ये वाज़ेह कर दिया था कि वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकात के लिए आ रहे हैं, उनका अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान को खासतौर पे बतौर सालिस और बतौर फैसिलिटेटर जो है एतमाद पे लेना चाहते हैं और अपने वो रेड लाइंस के जिनको वो अपने लिए एक शजरा ममनुआ ख्याल करते हैं कि इससे आगे हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो हम दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक कन्वे करना। उन्होंने वो अपने इस दौरे के दौरान बखैर खूबी वो मरहला तय पा लिया। फिर उसके बाद
उनके ट्वीट का अगर आप दूसरा हिस्सा देखें तो उन्होंने कहा था कि हम खित्ते में जो अपने पार्टनर्स हैं और खासतौर पर जो हमसाया ममालिक हैं उनसे भी हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, उनको भी हम एतमाद में लेना चाहते हैं। तो राइट। उसी ज़िमन में उन्हें ओमान तशरीफ ले गए, वहाँ पे उनकी ओमानी हुक्काम बशमूल सुल्तान ऑफ ओमान से मुलाकात हुई, क्योंकि ओमान आपके इल्म में है कि आबना हुर्मुज़ को भी शेयर करता है ईरान के साथ, और उसके साथ साथ वो आखिरी पड़ाव था जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और उसके बाद हमला कर दिया गया ईरान पर, और आपने देखा कि ईरान एक बार दूसरी बार जो है डसा गया मुज़ाकरात। तो ईरान की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात के अमल को उसका सिलसिला वहीं से जोड़ा जाए, खासतौर पर जो न्यूक्लियर मामलात से है, जहां वो सिलसिला गुज़श्ता दौर में टूटा था, ताकि बजाय ये कि बैक टू स्क्वायर वन जाके दोबारा से वक्त ज़ाया किया जाए, उसको वहीं से शुरू किया जाए। और उसके बाद उनका जो पाकिस्तान दोबारा आमद और उस फीडबैक से पाकिस्तान को आगाह करना, फिर उसके बाद उनका रूस तशरीफ ले जाना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, खासतौर पर इस हवाले से कि इस वक्त रूस उनके साथ एक जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंस में खड़ा है। खासतौर पे आपके इल्म में होगा कि जब आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फरवरी में बज़ोर ताकत करारदाद के जरिए मंजूर कराने की कोशिश की गई, ताकत के जरिए खुलवाने की, तो उस वक्त चीन और रूस ने मिलकर उस करारदाद को वीटो कर दिया था। तो ये एक लिहाज से ईरान ने अपनी वो तमाम पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है वो एक पलड़े में डाल के अमेरिका के सामने पेश कर दी कि आप जिसे तनहा यका तनहा समझते हैं, उसके पास साथ इस वक्त दुनिया की बहुत सारी ताकतें और खित्ते के वो ममालिक जिनका डायरेक्ट स्टेक है इसके अंदर, आबना हुर्मुज़ के अंदर और दीगर खित्ते, वो भी इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा मुज़ाकरात का एक फॉर्मेट तब्दील हुआ है, उसमें तातुल नहीं है, लेकिन इसके बाद यकीनन जब अमेरिका की तरफ से इन रेड लाइन का जवाब आएगा, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ वो फ्रेमवर्क जिसका अरसे से इंतजार है, उसके लिए जो 2-0 राउंड का जो होना है नागुज़ीर है, वो इस महीने हो, नेक्स्ट मंथ हो। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस पूरे पेचीदा मामले के अंदर टाइम ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। माजी में सिर्फ न्यूक्लियर इशू पर मुज़ाकरात 2.5 साल होते रहे थे, अब तो उसके साथ साथ आबना हुर्मुज़ भी ऐड हो गई है, उसके साथ पाबंदियों का सिलसिला भी है, ईरान का जो एक रीजनल एजेंडा है, उसका मिसाइल प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा अमूर जो है। तो फिर मंसूर साहब, आपको ये लग रहा है कि इन मौजूदा हालात के अंदर ईरान की जो डिप्लोमेसी है, जिसको आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने किस तरीके से इन सारे मुल्कों को एंगेज करके रखा हुआ है, पाकिस्तान उसको अपना तैयारा दे रहा है इस हद तक मतलब इतना ज़्यादा काम किया है, तो क्या कोई ये सस्टेनेबल हल मुमकिन है पूरी सिचुएशन का, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि पहले तो सिर्फ हम न्यूक्लियर वेपन्स पे बात कर रहे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात कर रहे थे, अब बात करें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर भी, तो क्या ये तमाम फरीकैन अब किसी हार्ड पावर की तरफ ज़्यादा माइल हो गए हैं, या इज देयर एनी सस्टेनेबल वे आउट के वो निकल सकता है और उससे फिर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं 2 साल बाद, 3 साल के बाद? जी, इमीडिएटली मैं समझता हूँ जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बना दी गई है इस जंग के नतीजे में, आबना हुर्मुज़ तो एक बाई प्रोडक्ट है इस जंग की। ये तो कभी उससे गोल पोस्ट में शामिल ही नहीं थी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आकबंदान देश पॉलिसियों के नतीजे में ईरान को ये कार्ड खेलना पड़ा, और उसके नतीजे में ईरान न सिर्फ खुद बल्कि मसाइल से दोचार हुआ, बल्कि पूरी दुनिया से भी वो एक लिहाज से बड़ा ही अपोलोजेटिक है, और यही वजह है कि वो चाहता है कि जल्द से जल्द इसे खोला जाए, लेकिन वो इसे गैर मशरूत खोल के अमेरिका को वॉक ओवर नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेट भी खत्म करे और साइमल्टेनियसली हम इसका सीज भी खत्म करते हैं, इसको फ्री मूवमेंट के लिए खोलते भी हैं। इसकी निटी ग्रिटी को तय करने के लिए आगे बहुत सारे मराहल आएंगे, तब जाके मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में है। और दूसरे नंबर पे ईरान ने अभी जो रिसेंट मुज़ाकरात में जो अपने रेड लाइन शेयर की हैं अमेरिका के साथ, उसमें उन्होंने जो खुद पर आयद पाबंदियां हैं, तेहरान पर आयद पाबंदियां हैं, और खासतौर पर अपने जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको गैर मुंजमद करने के हवाले से भी मुतालबा किया है, क्योंकि ईरान को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है एक लिक्विडिटी की, फंड की, अपने उन रकूम की, कि जिसे वो अपनी रीबिल्डिंग के लिए और अपनी फौरी तौर पर जो माशी जरूरियात है मुल्क की, उसके लिए। तो इस ज़मन में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने आयद कर रखी हैं, वो फौरी तौर पे खत्म हो सकती हैं। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए आयद करदा पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद से खत्म हो सकती हैं। तो अभी मंसूर साहब, ईरान किस पॉइंट पर गिव अप कर दे या उसको लेट गो कर दे कि उसके फ्रीज एसेट्स पर बात हो जाए? क्योंकि पिछली मीटिंग में भी हम ये बहुत सी बातें आ रही थी मुख्तलिफ सोर्सेज से कि शायद अमेरिका ने मान लिया है कि वो उनके फ्रीज एसेट्स को रिलीज कर देगा। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो आपने पाबंदियों के हवाले से बात की, तो क्या ईरान कहाँ पर जाकर रुक जाए या बात मान ले कि ये सारी चीज़ें उसकी मानी जाए अमेरिका की तरफ से?
ईरान चीजों को ग्रेजुअली मनवाने की बात कर रहा है, वो कोई रातों रात हथेली पे सरसों नहीं जमाना चाह रहा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनका मिजाज नहीं है, वो बड़े ठंडे मिजाज के और धीमे अंदाज में चलने वाले लोग हैं, और उन्हें अंदाजा है कि जिस जंजाल में उन्हें फंसा दिया गया है, कानूनी मूशगाफियों के अंदर फंस गए हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम से डीलिंग कर दिया गया, ये टाइम टेकिंग है। लेकिन जो उसके लिए एतमाद साजी के मराहल हैं वो ईरान चाह रहा है कि तय किए जाए। उसमें राइट। अव्वलीन शर्त उन्होंने एक ऐसे इकदाम को रखा है कि जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आ रहा है, आपने हुर्मुज की बंदिश और उसके साथ अमेरिकी ब्लॉकेड, राइट। इब्तदा में इसे खत्म किया जाए। और इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ईरान के वो मुंजमद असासे मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पे उनकी फरोख्तशुदा तेल की आमदन है, जिसे बैंकिंग चैनल बंद होने की वजह से उन मुल्कों ने जिन्होंने वो अदा करने थे, वो उन्होंने नहीं। अपने यहाँ उन्हें फ्रीज कर लिया अमेरिका के दर से, अमेरिकी पाबंदियों में। और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंतजामी हुक्म के तहत वो सारी चीजें खुल जानी है। लेकिन क्योंकि इस वक्त दुनिया खाइफ है अमेरिका से और उसके पाबंदियों की वजह से, लिहाजा वो इकदाम करने से गुरेज है। इस वक्त अमेरिका आज ग्रीन सिग्नल दे दे कि ठीक है जी, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आप इनके फ्रीज इनके अनफ्रीज कर दीजिए, तो वो ईरान को जो है, जैसे माजी में जेसीपीओए जब साइन हुआ था 2015 में, तो उसके बाद बिलियन डॉलर जो हैं वो कैश की सूरत में अमेरिका के बैंकों से जो है वो जहाज भर भर के ईरान भेजे गए थे ओबामा साहब के दौर में, और वो सारे असासाजात उन्हें मिले थे। लेकिन दरमियान में फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में एक बार फिर शबकुन मारा ईरान के उन असासों पे, और वो मुंजमद कर दिए गए और उन पर पाबंदियां आयद कर दी गई। तो मैं समझता हूँ ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हैं जो ईरान को एतमाद बढ़ाएंगे, ईरान का एक ट्रस्ट बढ़ाएंगे, राइट। ताकि वो इससे बड़ी सेक्रीफाइस जो है, इससे वो बड़ी डील के लिए वो तैयार है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके लिए कम से कम कोई ऐसी चीज कि जिसे वो अपने अवाम को दिखा सके, देखिए जी हमने आपके इकोनॉमिक वूज को एड्रेस करने के लिए इतने असासे गैर मुंजमद करा लिए हैं, इतने हम इसके बदले न्यूक्स को जो है वो फोरगो कर रहे हैं 10 साल के लिए, राइट। और हम अपना अफसूदा यूरेनियम जो है रूस के हवाले कर रहे हैं, वो इसे डिग्रेड कर देगा, और उसके बाद हम 10 साल बाद दोबारा एक न्यूक्लियर अपने जो अफजूदगी कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो एकतरफा तौर पे सिर्फ ईरान से बातें मनवाए और सिर्फ दुनिया के सामने वो अपने अवाम के सामने, दुनिया के सामने उसको एज ए ट्रॉफी पेश करे, देखिए जी हमने ईरान को घुटनों बैठा दिया है, उसने हमारी सारी शराइत मान ली है। तो हाँ, ये तो सीधा डिप्लोमेसी सीधा में उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है ना कि वो ये करना चाहता है। लेकिन सर इससे बड़ी जो खतरनाक सिचुएशन है वो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के अंदर अगर तेल की कीमतों में इसी तरह से उतार चढ़ाव आएगा जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान पे भी उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि क्या इस वक्त वाकई लग रहा है कि जो ये सारी सिचुएशन है, इकोनॉमिक लिवरेज की हम बात कर रहे हैं, ये खास तौर पर तेल को क्या यहाँ पर कोई हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसा भी लग रहा है क्या? देखिए जी, मैं समझता हूँ आपने हुर्मुज का डायरेक्ट लिंक तेल ही के साथ नहीं है, दूर से भी सप्लाई चेन के साथ भी है। लेकिन क्योंकि तेल से इस वक्त तकरीबन दुनिया अक्रॉस द बोर्ड मुतासर हो रही है, इसलिए उसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और उसके नतीजे में जो इस वक्त तेल की आलमी कीमतें हैं मंडियों में और स्टॉक की मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार होती है, तो इसलिए तेल जरा ज्यादा फोकस हो जाता है। अदरवाइज ये एक ऑल वेदर आप समझ लीजिए एक सप्लाई चेन रूट है, जिसके जरिए यहाँ से खाद भी जाती है, फास्फोरस रॉ मटेरियल भी जाता है। और खुद अगर इस वक्त देखें तो अमेरिका भी मुतासर है, लेकिन अमेरिकी सदर जो है क्योंकि वो जमीनी हकायक से बेबहरा है, वो सिर्फ अपनी सोशल ट्रूथ उसके बिलीव करते हैं, उसी के जरिए बात करते हैं। उनके वजीर तवानाई खुद ये कह चुके हैं कि इस वक्त जितनी गैस की कीमतें हम बढ़ा चुके हैं, हम 2027 तक भी इन्हें रेगुलर नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे कहते हैं कि इससे अमेरिका मुतासर नहीं हो रहा? अमेरिकी अवाम मुतासर हो रहे हैं। वो 31 स्टेट्स के अंदर 90 लाख की तादाद में उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, उन्हें एक मुतलकुल अनान हुक्मरान के तौर पे पेश कर रहे हैं, किंग्स नो किंग्स के नारे लग रहे हैं। तो ये सारे, और अब आप देखें ये जो वाकया उनके उसमें हुआ है वो एक उनकी जो इंटरनल पॉलिसी से नाराजगी का एक इजहार है। खासतौर पे उसकी जो भी इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आ रही हैं वो यही, एक तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बातें की जा रही है कि शायद अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को मेकअप करने के लिए ये एक्टिविटी की गई है और एक जाली कार्रवाई करके अपने आप को बड़ा मजलूम पेश किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ साउथ एशिया में या हमारे पाकिस्तान के अंदर इस नौयत की एक्टिविटीज इलेक्शन के दिनों में कैंडिडेट अपने जलसों में धमाके करवा के और इस नौयत की एक पॉपुलैरिटी गेन करते हैं या एक हमदर्दी का वोट लेने। लेकिन मैं समझता हूँ अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ लोग परफॉर्मेंस को वोट देते हैं, वहाँ इस तरीके से धमाकों के नतीजे में
पॉपुलैरिटी गेन करने वाले लोगों को वोट नहीं दिए जाते। लेकिन अगर ऐसा होता है मंसूर साहब कि आप कह रहे हैं कि अच्छा उन्होंने एक हमदर्दी का एलिमेंट चले गेन कर भी लिया, जैसे कि हम देख रहे थे कि उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर कम हो रही है, अगर ये दोबारा इक्तदार में आ जाते हैं, जिसके चांसेस आई थिंक आपका एनालिसिस भी होगा कि वो शायद कम लग रहे हैं, मादूम है, तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी में फिर कोई तब्दीली रूनुमा होगी, खासतौर पर अगर हम ईरान को लेकर या इसराइल को लेकर बात करते हैं तो? जी बहुत ज्यादा इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इशू दरपेश है मिडिल ईस्ट को, वो एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन में तब्दीली का है। सिक्योरिटी पैराडाइम इस वक्त मिडिल ईस्ट का टोटल चेंज हो गया है। वहां पे इस वक्त अमेरिकन प्रेजेंस, उनकी बेसिस जो हैं वो एसेट नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। ये इस ईरान जंग ने साबित कर दिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने अपना जो एक मिशन की इलाका है उसका दिफा जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट कर दिया है, और वहाँ पे पाकिस्तान का एक स्क्वाड्रन जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। फिर इसी तरीके से इस वक्त सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की मिलकर एक जॉइंट ऐसी एफर्ट कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में एक मुतबादल सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो इस खत्ते के लिए तैयार की जा सके। लेकिन उसमें अभी दो मुल्क ऐसे हैं जो रुकावट हैं, बहरीन और यूएई, जिनके इसराइल से कुर्बत, बल्कि इसराइल पर जरूरत से ज्यादा एतमाद का इजहार जो है वो इस पूरे, मैं समझता हूँ, ख्वाब या इस प्लान की राह में रुकावट है। अदरवाइज इस वक्त इट्स ओके सर, आप यू कैन टेक अ ब्रेक। आप काफी देर से बात भी कर रहे हैं। इट्स ओके मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, गुफ्तगू की, बहुत शानदार, और आपने उनका एनालिसिस सुना कि उनका ये कहना था कि अभी जो वक्त मौजूद है यहाँ पर उसको यूटिलाइज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है दोनों फरीकों के दरमियान, और पाकिस्तान जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है वो उसको कंटिन्यू ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी अगर ईरान अपनी आवाम के लिए कुछ बात करता है, सेट फ्रीज की बात करता है, वहाँ पर वो रिलीज़ हो जाते हैं, सैंक्शंस को हटाने की बात करता है, तो वो वहाँ पर उसको ये चीज़ बताकर, रजिस्टर्ड कराकर इन मुज़ाकरात के अंदर उतर सकता है और विन भी ले सकता है, जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि वो विन चाहता है। डॉक्टर शफकत अयाज साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खैरियत। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। डिस्कशन हो रही है ख़ास तौर पर, वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन थी और पाकिस्तान जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मईशत को बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है, और आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हो रहा है, अभी एक्सपेक्टेड भी है दोबारा भी। अवाम यहाँ पर जंग तो हो रही है जिन मुल्कों के अंदर, या दूसरे मुल्क भी अफेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्या गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है, एतमाद है आप लोगों के दरमियान, बातचीत हो रही है कि इस तरह से प्राइसेस अप जाएंगी, ये हमारा लाहे अमल है और इसको हमने फॉलो करना है, सो दैट हम एक स्टेट के अंदर रह सके, ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जाए कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर नौबत जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से कहत साली पर और दूसरे मामलात पर चली जाए, एनर्जी क्राइसिस की खास तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन बात यह है, आपने कहा कि क्या फेडरल के साथ हम कंटेक्ट में हैं इन तमाम मामलात में, तो पहली बात तो ये है कि हमें तो आप छोड़ दें, हम तो चले पोजीशन में हैं। आप पीपल पार्टी से पूछ ले कि क्या उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो है इन तमाम हालात पे डिस्कशन की है या नहीं की। आप इवन जाके जरदारी साहब को देख ले, जिनके पास एक आईनी ओहदा है और वो सदर है, उन तक जो है इजाजत है कि वो आके इन इस्लाहात में बैठे, पीस टाक में बैठे, बात हो कि क्या होने जा रहा है, क्या ये अगर हम महंगाई लेके आ रहे हैं और मईशत नहीं है हमारी, वो गिर रही है, एक्सपोर्ट हमारा गिर रहा है और इम्पोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो क्या इस तरह हम मुल्क को चला सकेंगे? तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो जब वो नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये लोग थे जो पहले दिन कह रहे थे कि हमने बिजली जो है वो 300 रुपए यूनिट तक जो है 300 यूनिट तक जो है वो हम फ्री में देंगे और उससे ज्यादा जब आएगा तो वो जो है ना वो पे करेंगे। हालात तो अब ये आ गए हैं कि 300 यूनिट को तो छोड़ दे, अगर आपके ऊपर 50 यूनिट भी आ जाते हैं तो आपने दोगुने से ज्यादा जो है ना बिल देने हैं। फिर उसके अलावा जो आपके बिल बनते हैं उससे ज्यादा टैक्सेस बनते हैं। आज अगर आप देख लें तो जो फी बैरल है वो आपको जो है 81
डॉलर पे मिल रहा है। बिल्कुल। तो कैसे जो है ना आप 300 और 400 तक जो है आप पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं और डीजल को महंगा कर रहे हैं। कोरोना में यही फी बैरल जो था वो $119 तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत में हम पेट्रोल जो है वो $150 दे रहे थे। तो ये तो आप देख ले कि इनकी नालाई कितनी ज्यादा है, इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही। अब इनको ये पता लग चुका है कि हम तो मईशत लेके नहीं आ रहे, यहाँ पे रेमिटेंसेस आ नहीं रहे, रोशन डिजिटल खत्म हो चुका। आपका यहाँ से 30 लाख से ज्यादा वो नौजवान जो खुद पैसा कमा रहा था, वो टेक्निकल लोग पाकिस्तान को छोड़ के चले गए हैं। 1 करोड़ 80 लाख तक नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम उड़ान भर रहे हैं। तो उड़ान कहाँ पे हम भर रहे हैं? तो वो उस उड़ान को जो जो ये हाइब्रिड निजाम के थ्रू इन्होंने उठाया हुआ था, उसको दबाने के लिए, उस चीज को दबाने के लिए आप ये क्या कर रहे हैं कि हमारे ऊपर लीवीज बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा। आप लीवी से अब आप इनको लेवीज पता के है कि ऊपर तो मजीद भी 680 डिस्कशन डॉक्टर साहब होने जा रही है। मुझे इजाजत दीजिएगा। सरदार अब्दुल रहमान साहब सूबाई वजीर हैं, बलूचिस्तान से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम शास्ता, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर, अभी हम डिस्कशन अपेरेंटली कर रहे हैं, अभी जो एनर्जी क्राइसिस है और पेट्रोलियम की जो कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, वी वर एक्सपेक्टिंग कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही। कोविड के दौरान भी जब कीमतें कम हुई थी, आपने पता है आपको कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम नहीं की थी। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर कि अभी अगर सिचुएशन क्लियर होती है, कीमतें नीचे आती हैं, तो क्या पाकिस्तानियों को भी कोई रिलीफ मिलेगा? यहाँ पर भी सूरत हाल बेहतर होगी या जो चीज़ें ऊपर चली गई, जो प्राइसेस ऊपर चली गई, वो इसी तरह से रहेंगी और लोग सफ़र करेंगे? शुक्रिया शास्ता, मैं स्टार्ट लूंगा। देखिए, पाकिस्तान आपके सामने है, पाकिस्तान की मईशत आपके सामने है, आज की नहीं है, सालों पीछे आप चले जाए, मईशत आपके सामने है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप पाकिस्तानी हमें मुबारकबाद देनी चाहिए फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ साहब को, इसाक डार को, कि सुपर पावर आके आपके घर में, आपके इस इस्लामाबाद में आके नेल डाउन हुए हैं कि जी हमारी जंगबंदी कराए। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट पाकिस्तान को गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को क्रेडिट किया है कि जंगबंदी कराई। फिर एक विजिट नहीं, 2 विजिट नहीं, 3 विजिट। मैं इस्लामाबाद से परसों लाहौर पहुंचा हूँ। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जो है ना पाकिस्तान ने क्या गेन किया, क्या हारा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दरमियान में शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल का एनर्जी क्राइसिस पे आते हैं कि ऐलान किया जी कम किया है, तो जब ये जंगबंदी हुई तो एक पाकिस्तान में मईशत पे असर नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के 195-196 ममालिक की मईशत एकदम झटका खाया उसने, जो डाउन स्ट्रीम में जा रही थी अब स्ट्रीम में आ गई। तो ये क्रेडिट इन 2-3 लीडरों को जो पाकिस्तान का नाम ला रहे हैं ना, पाकिस्तानी है वो, कोई आसमान से उतरे हुए या चांद से उतरे या सूरज से उतरे हुए लोग नहीं है। जो भी उनका इकदाम होता है वो पाकिस्तान के क्रेडिट में जा रहा है। तो आप सबसे बड़ी तो ये चीज आप नोट करेंगे, पूरी मईशत आपकी है। आज भी अगर जंग बंदी है तो उसका क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को है। ठीक है, इसके प्रोपेगेंडे में कि जी अमेरिका अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा है, ईरान अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा है, वो तो अलग बात है कि कौन सांसें दुरुस्त कर रहा है या कौन रीशेड्यूल कर रहा है अपनी चीजें। तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस है। हमें पता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये गरीब लोगों के लिए है, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि आपके पाकिस्तान तो वार जोन में बैठा हुआ है। अभी इस एक तरफ अफगानिस्तान है। अच्छा, हिंदुस्तान नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो। उसने फितनतुल हिंदुस्तान वो प्लांट किए हुए हैं, बलूचिस्तान के हालात खराब करा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अफगानिस्तान के खवारजी जो है, फितनतुल खवारिज है, ये इधर से प्लांट हुए हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है ना। अच्छा, तीसरा, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने दुश्मनों की तादाद का पता लगता जा रहा है। एक और मुल्क है, शायद मैं इधर नाम लूंगा तो अजीब लगेगा, कि वो नहीं चाह रहा था कि बलूचिस्तान की गवादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह जो है ना तरक्की करे और उसकी मईशत जो है ना, जो सिर्फ अयाशी और इन चीजों पे थी, वो डाउन हो। तो उसकी जो आशीर्वाद थी पहले तो अंडर द टेबल थी, अब यह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये चीजें भी हम सबके सामने ला। तो आपके बालों से ज्यादा दुश्मन है, आप
उसकी वजह क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक उसका आपके उसका पास सरदार एक साहब लीडरशिप। एज भी तो होता है ना, जब आप एक न्यूक्लियर पावर होते हैं तो उसका एक एज भी मिलता है जो आपको मिल भी रहा है। तो माय पॉइंट इज एंड माय क्वेश्चन इज टू यू इज कि भाई आप उसका फायदा भी तो उठाएं ना। आप उसका फायदा उठाने के लिए क्या टाइमलाइन रखी है गवर्नमेंट ने कि अब हमने एक रोल प्ले कर दिया, लोग हम मान गए, लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया, लोग हमारी तरफ देखते हैं, देन व्हाट? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए आपका प्लान क्या है कि फिर आगे क्या करना है? और उसके हवाले से क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जितनी भी सियासी जमातें हैं, क्या वो अलाइन है कि वो बात करें इस मौजू पर, जाकर उनसे मीटिंग करें? जी सर, देखें, घर की लड़ाइयाँ तो चलती हैं। अच्छा। घर किस घर में लड़ाई नहीं है? दो बहुएं होती हैं, वो आपस में लड़ रही होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, बच्चे हैं, 3-4 बच्ची उनकी फैमिली है, छोटे बच्चे लड़ जाते हैं पेस्ट्री पर, केक पर। लेकिन इसका हरगिज मकसद नहीं है कि आप पूरे मुल्क वो जो घर को नुकसान दे। अब देखिए, मेरा डे वन से एक ही इंस्टेंट ला है कि बिस्मिल्लाह भाई, देखो अगर ये क्या है, तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए तो हम वावेला, मैं मुस्लिम लीग की बात करता हूँ, हम वावेला करेंगे कि जी धांधली से आए। अच्छा, मुस्लिम लीग आई हुई है तो तहरीक इंसाफ कहती है धांधली से आए। पीपल पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो हम कहेंगे कि जी हम इक़्तिदार में आएंगे। तो ये चीजें हो गई, 2.5 साल हो गए। चौधरी शुजात कहता है मिट्टी पाओ। हमने वसी तर पाकिस्तान के मुफाद में इस वक्त हमें चाहिए था कि ये जो लेग पुलिंग है, एक दूसरे की दुश्मन को खुश करने के लिए हमारी स्टेटमेंटें आती हैं, हमारे एक्शन होते हैं, हम उनको एक तरफ रखें और पाकिस्तान के जो भी इस वक्त देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं फौजी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि क्या फील्ड मार्शल किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है? वो तो इस सरजमीन की हिफाजत करने वाला, अल्लाह ताला ने उसको फील्ड मार्शल का एहसास दिया है। अपने से कई गुना बड़ी ताकत को उसने नेल डाउन किया, नाक चने चबाए हैं। उसकी प्लानिंग से अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान जैसी रियासत जो है ना बैठ के अपने जख्म चाट रही है। इस चीज को आप जो है ना सेकंड करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर साहब भी करेंगे। डॉक्टर एक मिनट सरदार साहब, डॉक्टर शफकत रियाज साहब, आपका भी इसके ऊपर यही पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज? जी बिल्कुल यही है। अच्छा, और उसके साथ में आपसे कनेक्टिंग सवाल लूंगी। जिस तरह से सरदार साहब कह रहे हैं कि जब कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंडर डिस्कशन होती हैं तो फिर जो घर की लड़ाइयां होती हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल यह है कि घर की लड़ाई को आपने साइड पे किया? बिकॉज हमने इसको नहीं देखा। अब जितनी भी चीजें डिस्कस हो रही है इसके अंदर हम खुद देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम वैसे का वैसा ही है जितना 2 महीने या 3 महीने पहले इस जंग वाले सिनेरियो से पहले था। उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया, तो क्या उसको एज इट इज रहना चाहिए? डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके ऊपर फिर आपकी जमात क्या सोच रही है, क्या किरदार अदा करना है? शायद साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये हम जो है ग्लोबल मीडिएटर का रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक नाम हो। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के अंदर वो पार्टियां जो कि 90% पॉपुलैरिटी रखती है, आप उनको अगर साइड लाइन करेंगे, आप उनको दीवार के साथ लगाएंगे, तो आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर यहाँ पे आप आईन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप जो है वोटर को नहीं मानते, आप अवाम को नहीं मानते, तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप जो है खुद आपस में झगड़े कर रहे हो और दुनिया को कह रहे हो कि आप पुरअमन रहे। ही नहीं हो सकता। डबल स्टैंडर्ड्स कभी नहीं चल सकते। आपने हमेशा वही दिखाना होता है जो खुद आप हैं। ये नहीं हो सकता कि जो आप दिखा रहे हैं वो आप है ही नहीं। तो ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे झगड़े करें, आप यहाँ पे अमन को खराब करें, यहाँ पे पार्टियों को दीवारों के साथ लगाएं, आप पॉपुलर लीडर को जेलों में डालें, जेल मैनुअल के मुताबिक उनको जो है उनका जो हक बनता है आईनी तरीके से आप वो ना दें, उनका इलाज ना कराएं। इस तरह नहीं हो सकता। या यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हैं कि साइड लाइन किया जाए, तो क्या आप जो है मईशत को साइड लाइन करेंगे? क्या यहाँ पे आप बेरोजगारी को साइड लाइन करेंगे? यहाँ पे जो है ये जो नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, आप उनको साइड लाइन करेंगे? तो ये नहीं हो सकता। आपने पहले अपने मुल्क और कौम और अवाम का सोचना होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो ग्लोबल मीडिएटर का रोल प्ले करे वो ना करे, वो भी बेशक प्ले करे, लेकिन साथ साथ में जो आपके मुल्क के अंदर जो इनारकी है, जो यहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, जो अमन खराब है, आपने उस पर भी काम करना है।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे सवाल लूंगी, उसके बाद सरदार साहब से उसका जवाब लूंगी। हमेशा जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने शो में इस वक्त इकोनॉमी को डिस्कस कर रही हूँ, जो पाकिस्तानी मईशत ज़्यादा डिरेल हो रही है, आगे आने वाले वक्त में मुश्किलात हमें बढ़ती भी नजर आ रही हैं, तो इसके अंदर जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत है उसने इतना डेंट डाल दिया है, उसने इतना नुकसान कर दिया है, उसको सीधी सीधी बात है कि उसको अकाउंटेबल करके उसको जिम्मेदार ठहरा के इस सवाल से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आपकी गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के अंदर क्या कोई बहुत बड़ी गलती की है जिसे आप तस्लीम करना चाहेंगे मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज आपने ये कमिट किया था खान साहब ने कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम कोविड आ गया, ठीक है, वो एक बिल्कुल ऐसी चीज थी जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया था किसी ने। देखिए शाइस्ता, आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो 2018 में हमारी हुकूमत बनी तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ कितना था, फिर उसके बाद 2019 में कितना था, और फिर कोरोना में और कोरोना के बाद जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे खड़ा था? 5.3 से उठाने वाला जीडीपी ग्रोथ हम छोड़ के गए थे 6.3 पे। आप मुझे ये बताएं कि वो जो जीडीपी ग्रोथ था वो आज कहाँ पे खड़ा है? 3.2 पे खड़ा है। तो आप किसकी मीशत को ज्यादा वो करेंगे, मार्क्स देंगे? हमारे यहाँ जब कोरोना आया था तो वो एक ग्लोबली एक पूरी दुनिया में वो बीमारी आई थी और पूरी दुनिया जो थी वो उसकी लपेट में थी। लेकिन आज अगर आप देख लें तो सिर्फ 2 मुल्क हैं। आप मुझे बताएं कि इंडिया में कहाँ पे मईशत गिरी है, या अगर इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है मुझे बताएं, या वहां पे पेट्रोल या डीजल महंगा हुआ है तो मुझे 1 रुपया भी बताएं कि वहां पे डीजल जो है वो महंगा हुआ हो। ये नहीं हो सकता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हो रहा है और हमारी सारी चीजें यहाँ पाकिस्तान में हो रही है। अब मसला ये है कि 680 अरब रुपए इन्होंने जो इन्होंने खुद पैदा किया है। आप मुझे बताएं कि 4 साल से तो ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो 4 सालों में 30 लाख लोग कैसे छोड़ के चले गए? और फिर ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से लेकर गए पूरी बाहर मुल्कों में। तो ये किसकी हुकूमत थी? कौन बरसर इख्तिदार था? क्या पीटीआई हुकूमत थी? तो आप मुझे ये अपना गन जो है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। मसला ये है कि उस वक्त जो है हम तो 21 अरब रुपए छोड़ के गए थे, वो 21 अरब रुपए आज मुझे बताएं कि कहाँ पे है इनके पास। तो मसला ये है कि इनके पास कोई खुद हल है नहीं। जो रेमिटेंसेस थे उस वक्त 40 अरब डॉलर से ज्यादा आपका एनुअली जो है रेमिटेंसेस आ रहे थे, आज वो रेमिटेंसेस 60 अरब डॉलर से ज्यादा होने चाहिए थे। आप अंदाजा करें कि वो कहां तक गिर चुका है। आज आपका पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में कमा रहे वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि यहाँ पे पैसे भेजे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके टैक्सों पे जो हुकूमत चला के इसका जवाब मैं सरदार साहब से लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब इसका जवाब मैं सरदार साहब से लेना चाहूंगी। सरदार साहब, पहला सवाल तो ये कि रेमिटेंस क्यों कम हो गई, जीडीपी का डिफरेंस डॉक्टर साहब ने बताया, और इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकारी है जिसको बेसिकली हमने ट्रैक करना है और जहां से हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या मसला है? पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है? व्हाट डू यू थिंक कि किसके ऊपर बैठ के बात करनी है एंड देन उसको हम रीगेन कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान? सर बड़ा मैं इनको डॉक्टर साहब को मैं सेकंड करूंगा कि वाकई जीडीपी ये, लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि देखें, ये मक्खी होती है ना, बड़ी गंदी शय है ना, ये भी जहाँ पे गुड़ होता है, मीठा होता है, वहां पे आके बैठती है ना, खुशकी पर कभी नहीं बैठती। तो हमें तो सर उठाने नहीं दिया जा रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे, और हम भाई मेरे आपके केपी में, आपके बलूचिस्तान में, आपके सीपैक में, यही फितनतुल हिंदुस्तान में, फिर उससे फितनतुल खवारिज, हम उनसे निबट रहे हैं। अच्छा, जो सरमाकार हैं ये बकौल इनके के जी 100 अरब रुपए चले गए या 100 अरब डॉलर चले गए या इतना 30 लाख जो है ना बाहर शिफ्ट, उसकी वजह यह है कि वो जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, जो इसकी मईशत के दुश्मन है। जब मईशत के दुश्मन है तो लोगों के दुश्मन है। तो वो मैंने तो पहले तो दो थे, अब तो तीसरा भी सामने आ गया। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके हालात क्या होंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपके सामने आपके दुश्मन आ रहे हैं, आपकी मईशत को काले चूहे की तरह जो है नीचे से उसकी जड़ें काट रहे हैं। तो जब जड़ें कट रही होंगी तो दरख्त कमजोर होगा। मेरा कहने का फिर मकसद ये है कि जिस किसी की भी है, देखें, मैं तहरीक इंसाफ के वजूद से
इनकारी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून के वजूद से इनकारी नहीं हूँ। डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून का वजूद नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं है, जो पार्टियां हैं जिनकी भी अपनी जो एक हैसियत है, हम तस्लीम करते हैं। अब आप घुमा के सारी चीज को वापस वही कहाँ से रवाना हुए वहीं पे आके खड़े होते हैं कि जी उसकी मुलाकात नहीं हो रही है खान साहब की, खान साहब का इलाज नहीं हो रहा। कैसे इलाज नहीं हो रहा है? खान साहब की आंखों का इलाज कराया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद उसने लिख के दिया और इलाज कराया गया। अच्छा, मुलाकात का भी एक जेल का एक सिस्टम होता है। मुझे मुशर्रफ ने 33 साल सजा कर दी थी, मैं जेल में था। मैं जेल में सैकड़ों हजारों कैदी होते हैं, वहां पे एक सिस्टम के तहत जेल सुप्रीडेंट वो मुलाकातें रखता है, सिलसिला करता है, वो कॉलात की मुलाकात होती है। मैं भुगत चुका हूँ, मैं इसका विक्टिम हूँ। तो देखें, इन चीजों को आप बार बार दोहराएंगे, फिर ये कहेंगे कि जी 90% हमें जो है ना मैंडेट मिला था, बाकी चोरी हुआ है। वो भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं देख रहा हूँ कि उनके पास बहुत अच्छी फिगर्स हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि मैंने शुरू में कहा कि मिट्टी पाओ, बिस्मिल्लाह, आप आए, बिस्मिल्लाह, ये दहशतगर्दी के खिलाफ। नहीं, सरदार साहब जो उनके कंसर्न्स हैं, जो जिन पे वो बात करना चाहते हैं, उन पे मिट्टी कैसे डाल सकते हैं? उसको तो आपको एड्रेस करके रिजॉल्व करके देना है उनके हाथ में। उस चीज पे नहीं, उस पे मिट्टी नहीं डलवा रहा हूँ। देखिए, कंसर्न है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि खान साहब के केस अदालतों में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। आप खुद कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की अदालतें जो है ना, सरदार साहब आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ पे इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं? आप तो छोड़ दें इन चीजों को। कैद हमने भी काटी है, कैद मर्दों के लिए आती है, कैद का कोई मसला नहीं है। मुलाकात में मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं होती ना सर, आपके साथ वो तो नहीं हुआ ना। वो अगर ये सोच रहे हैं कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो एटलीस्ट यहाँ पर इतना तो कुशन होना चाहिए कि आप बैठकर बात सुन ले एक अच्छे माहौल के अंदर। अगर वो कह रहे हैं कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, तो इसके अंदर आप कुछ तो रोल प्ले कर सकते हैं ना। एक बड़ी जमात है, आप उनसे भी बड़ी जमात हो। मैं आपके इस शो के जरिए मैं ऑफर करता हूँ तहरीक इंसाफ को कि आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठा हुआ है, हम फील्ड मार्शल को तो इन सियासी चीजों में नहीं घुसेड़ेंगे ना, घसीटते हैं। वो अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ये जो दहशतगर्दी है उसमें वो जंग कर रहा है, वो अपने से बड़ी ताकतों के साथ उसमें जो है ना मथा मार रहा है, उनको रगड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि अफगानिस्तान में फिर उन्होंने दरारंदाजी शुरू कर दी है। स्पिन बोल्डर्स में शदीद लड़ाई हो रही है सब। तो वो हमारी फोर्सेस और उनके ये फितना तो खवारिज के 17 को जहन्नम वासिल किया। तो मेरे लिए काबिल एहतराम मिर्जा साहब। तो सर बेहतर है ना फिर सरदार साहब, फिर तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है कि मैं जवाब दूं या नहीं? जी सर, आप जवाब दे दे, ज्यादा बेहतर है। जी सरदार, डॉक्टर साहब आप बोलिए प्लीज। सरदार जी ने ये जो बात की है ना, वो देखिए उन्होंने कहा कि सरदार बोले सरदार साहब बोल लेते हैं। जी सरदार साहब, बात यह है कि आपने जो बात की है, इस वक्त इमरान खान साहब का कोई केस नहीं लग रहा। मसला ये है, आपने बात की कि हम आ जाते हैं और वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठते हैं या उनके साथ बैठते हैं। देखिए, बात होती है इंसाफ की। आपकी अदालत है, आपने 26वीं और 27वीं तरमीम करके आपने सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक आईनी अदालत बना लिया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों अदालतें जो एक दूसरे के पैरेलल आ गई और वो जो है एक जैसे फैसले करेंगे? नहीं हो सकता। ये मुल्क में एक ही, अगर आप हम इस तरह कर ले कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में एक प्रो मैक्स जो है वजीर आजम बनाए, तो क्या ये चल सकेगा? नहीं चल सकता इस तरह। आपने हमेशा जो है, आपके पास एक इदारा था जिनका काम था इंसाफ दिलवाना, लोगों के केसेस लगवाना। ये कैसे हो सकता है कि जो है केसेस लगे और इंसाफ खान साहब को इंसाफ ना मिले? क्योंकि उनके केसेस में है क्या? अब मसला ये है कि ना केसेस लग रहे हैं, ना अदालतों में फैसले हो रहे हैं और ना ही अदालतों के फैसले माने जा रहे हैं। हालांकि हम क्या कह रहे हैं कि हम खान साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो अदालत हमें अहकाम देते हैं कि आप जाएं और मिलें उनसे, वहां पे वो फिर एक सुपरडेंट जो है ना उनके अहकाम को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो कहाँ पे जो है ना आप बात कर रहे हैं कि हम आके बैठ जाए? यहाँ पे तो इंसाफ है ही नहीं। फिर दूसरी बात आपने ये की कि वो मिट्टी पाओ। कैसी मिट्टी पाओ? अच्छा, डॉक्टर शफकत अयाज साहब का जवाब आगे। सरदार साहब, आप अर्ज करना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, उनको कोई जवाब देना चाह रहे थे आप?
जी मेरी गुजारिश ये है सर, मैं डॉक्टर साहब को बिल्कुल ही ये नहीं करता, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। मैंने मिट्टी पाओ वसी तर पाकिस्तान के मुफाद की बात की, उसमें मैं देखें आपकी सुप्रीम कोर्ट है या आईनी, अच्छा एक मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि क्या आईनी अदालत सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान में है या दुनिया में जहां पे भी ये कोर्ट्स हैं क्या वहां पे आईनी अदालतें नहीं है? और आईनी अदालत का जज कोई नवाज शरीफ का भाई चाचा मामा तो नहीं भर्ती हुआ है, या पीपल पार्टी के जरदारी का बेटा या भाई या चाचा मामा तो नहीं भर्ती हुआ है। वो जजेस हैं, उनका वही सुप्रीम कोर्ट से गए हैं, वही हाई कोर्ट से गए हैं। तो जजेस देखें, अब ये तो कैसे हो सकता है कि जी एक जज जो है ना प्राइम मिनिस्टर के अंदर तो नहीं है, उसका अपना एक प्रोग्रेटिव है, उसकी अपनी एक आजादी है, सिलसिला है, सिस्टम है। हम समझते हैं कि आप इतना करें सिर्फ कि बैरूनी ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनतुल खवारिज है, ये दो दर्जन कर दे, तो उनको जो है ना उनके खिलाफ लड़ने के लिए तमाम पार्टियों को, मैं तहरीक इंसाफ को कहूंगा, नून लीग को कहूंगा, पीपल पार्टी को कहूंगा, JUI को कहूंगा, जमात इस्लामी को कहूंगा कि एक सर जोड़ने के लिए इनका कला कमा करना है। उसके बाद कभी पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी, कभी नून की आएगी, कभी तहरीक इंसाफ की आएगी, ये घर की बातें हैं। हम उस पे इल्जाम लगाते रहेंगे, वो हम पे इल्जाम लगाते रहेंगे, इससे चलता रहेगा। ये 76-78 साल हो गए पाकिस्तान चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जो बैरूनी खतरा है, जो इस मुल्क की मईशत को, इसके वजूद को आपके सामने चीजें आ गई हैं, 3-3, 4-4 मुल्क जो आपके सफारा है, तो उनको हम कैफे किरदार तक उसके एजेंटों को तभी होंगे ना जब सर आप यूनाइटेड होंगे, जब सारी कुव्वतें, सारे लोग एक पेज पर होंगे और उनको ये मैसेज जाएगा कि वो मुत्तहिद है, उनके अंदर खुद कोई इस किस्म के इख्तलाफात नहीं है, वो एक पेज पर हैं, तो तभी फिर हम उनसे भी लड़ाई कर सकते हैं और उनको भी शिकस्त दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपके वक्त का। सूबाई वजीर हैं, गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर शफकत साहब मौजूद थे हमारे साथ, गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में। इससे पहले मंसूर जाफर साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों मेहमानों का शिरकत के लिए बाज़ इन शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।